हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो द हिंदू न्यूज़पेपर का 1 अगस्त 2023 का ये न्यूज़पेपर है। ये कंप्लीट न्यूज़पेपर, राइट। इस न्यूज़पेपर में आपके एग्जामिनेशन के लिए जो काफी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज है वो मैं आपको जो है बताने जा रहा हूँ, राइट। हर एक पेज में जो आपके सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज है वो सबकी सब हम लोग एक एक करके कवर करने वाले हैं। तो आप जो भी टॉपिक्स हैं उनको ध्यान से सुनिए। बाकी एक हमारा स्पेशल करंट अफेयर्स का लेक्चर आता है रेगुलर बेसिस पर, उसको जरूर फॉलो करिएगा क्योंकि उसमें हम लोग जनरल स्टडीज के टॉपिक्स भी जो है वो न्यूज के साथ कवर अप कराते हैं। तो द हिंदू की जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज है वो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। फिस्कल डेफिसिट समझते हो? फिस्कल डेफिसिट जो है वो क्या होता है? सरकार जब अपनी इनकम से ज्यादा पैसे खर्च कर देती है तो उसको फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं। तो फिस्कल डेफिसिट जो है वो 25.3% जो है वो हो गया है। और फुल ईयर टारगेट यानी कि कंप्लीट ईयर टारगेट का 25.3% हम लोग को अप्रैल जून में देखने को मिल रहा है। तो करंट का सेंटर का फिस्कल डेफिसिट जो है वो एट द एंड ऑफ फर्स्ट क्वार्टर वाज 25.3% ऑफ फुल ईयर टारगेट। एंड गवर्नमेंट ने ये डेटा जो है मंडे को शो किया। फिस्कल डेफिसिट जो है वो गैप, जो मैंने भी आपको बताया कि एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू के बीच में गैप, आई थिंक कि आपको शायद क्लियर दिख रहा होगा क्योंकि ये इसी इसका इतना मैं चाहूं तो थोड़ा सा बड़ा भी कर सकता हूं। इसको लीजिए। हाँ। तो फिस्कल डेफिसिट जो है हम लोग को देखने को मिल रहा है वो क्या होता है कि सरकार कितना इनकम कर रही है, कितने खर्चे कर रही है, उसके बीच के गैप को फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं। ये करीब 4,51,370 करोड़ रुपए था एट द एंड ऑफ जून। और ये बेसिकली डेटा जो है वो दिया है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ने, सीजीए ने जो है ये डेटा दिया है। और डेफिसिट जो है वो 21.2% बजट एस्टीमेट का हम लोग को देखने को मिला था प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में। और यूनियन बजट के अंदर सरकार ने प्रोजेक्शन ये लाया था कि फिस्कल डेफिसिट को जो है 5.9% तक हम लेके जाएंगे अपने जीडीपी का करंट फिस्कल ईयर में, कंपेयर्ड विद 6.4% जो 2022-2023 में हम लोग को देखने को मिला था। और फर्स्ट क्वार्टर 2023-2024 का जो है वो ये बताया जा रहा है कि नेट टैक्स रेवेन्यू जो था वो 4,33,620 करोड़ रुपए या 18.6% हम लोग को जो है बजट एस्टीमेट का देखने को मिला करंट फिस्कल के। और ये 26.1% जो है वो जून 2022 में जो है वो हम लोग को नजर आया। सेंट्रल गवर्नमेंट का टोटल खर्चा जो है फर्स्ट क्वार्टर में वो 10.5 लाख करोड़ रुपीस या फिर 23.3% बजट एस्टीमेट का जो है वो बताया जा रहा है। और टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो टच कर गया है 24% बजट एस्टीमेट का ईयर अर्ली पीरियड में। तो देखो सिंपल शब्दों में ये न्यूज पूरी है क्या? तो बिजनेस से रिलेटेड हम लोग को यही देखने को मिल रही है कि सरकार का फिस्कल डेफिसिट जो है वो फुल ईयर टच कर चुका है, यानी कि सरकार अपने पूरे पैसे को जो है वो खर्च कर चुकी है। 25.3% ऑफ फुल ईयर टारगेट, मतलब अभी हमने फर्स्ट क्वार्टर जो अभी निकला है ना हम लोग को देखने को मिला, तो उसमें हमने अपना टारगेट एक प्रकार से आप कह सकते हो कि फुल ईयर का जो है क्वार्टरली टारगेट हमने अचीव कर लिया है, राइट। पैसा जितना खर्च करना चाहिए था प्लान के अकॉर्डिंग उतना पैसा जो है वो खर्च हुआ है। मेन चीज ये है बस इसके अंदर। ठीक है, तो ये एक न्यूज हम लोग को देखने को मिली। नेक्स्ट न्यूज जो है वो सामने आ रही है। गवर्नमेंट जो है वो एक मसौदा लेकर आई है, ड्राफ्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं नेशनल डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी का। तो इसके बारे में जो है हम लोग चर्चा करते हैं, राइट। और ये सभी न्यूज आज के ही पेपर की हैं, मैं कोई और दूसरे पेपर की आपसे बात नहीं कर रहा था। हिंदू देखो आप, ऑफिशियल इनकी वेबसाइट है और आप यहाँ पर भी देख सकते हो टुडेस पेपर 2023 1 अगस्त, यहाँ पर भी लिखा हुआ है। चेन्नई का वो है एडिशन। एनीवेज वो उससे मतलब नहीं, इंपॉर्टेंट न्यूज हम लोग को देखने को रही। तो गवर्नमेंट जो है वो ड्राफ्ट लेकर आए नेशनल डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी का। देखो स्टार्टअप्स पर सरकार जो है वो आज की डेट में फोकस कर ही रही है। हालांकि आपके लिए ड्राफ्ट्स इंपॉर्टेंट नहीं होते, बट आपको एक पता होना चाहिए कि सरकार किस डायरेक्शन में जो है वो काम कर रही है। तो ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन्होंने एक ड्राफ्ट सामने लेकर आए नेशनल डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी। और किसके लिए? पब्लिक कमेंट के लिए। क्योंकि देखो कभी भी कोई पॉलिसी आती है तो पब्लिक से भी पूछा जाता है कि भाई आप इस पॉलिसी में सहमति रखते हो कि नहीं, या फिर आपकी क्या ओपिनियन है, बताओ। तो इसके दो वर्जन हम लोग को जो है वो देखने को मिले, जिनको आइडेंटिफाई जो है वो किया गया, राइट। इनके टू टू वर्जन को। एंड हाई लेवल पर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के साथ पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि इंश्योर करना, ये वाला पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इंश्योर करना इंडिया की पोजीशन इन ग्लोबल डीप टेक वैल्यू चेन में, यानी कि टेक्नोलॉजी वैल्यू चेन में, जैसे कि सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस टेक्नोलॉजी, यानी कि इन डीप टेक्नोलॉजी में जो है इंडिया की पोजीशन जो है वो सबसे बेस्ट हो, इस पर हम लोग को फोकस करना है। तो ये जो पॉलिसी बन रही है आप चाहो तो अपने नोट्स में लिख सकते हो, नेशनल डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी। अब इसमें डीप टेक से कंफ्यूज मत होना। डीप टेक का मतलब मेनली इन सब एरियाज की बात हुई। सेमीकंडक्टर हुए, सेमीकंडक्टर का टॉपिक हमने कल स्पेशल करंट अफेयर्स में कवर किया था। सेमीकॉन इंडिया 2023 अभी हुआ था। बताओ जरा सेमीकॉन इंडिया 2023 कहां पर हुआ था? जिन लोगों ने वो टॉपिक देखा नीचे कमेंट बॉक्स पर आंसर लिखकर बताओ, राइट। और इससे पहले मैं आपको बता दूं हमारा जो लास्ट लेक्चर जो था एक, उसमें आंसर जो दिए थे वो बेसिकली किन लोगों ने दिए थे, मैं उनके नाम भी जो है वो ले देता हूं। और आंसर जो है यहाँ पर आए थे मेरे पास।
आकांक्षा मिश्रा ने आंसर नाटो से रिलेटेड दिया था, पायल भारती ने राज्यसभा से रिलेटेड आंसर जो है वो दिया था, राइट। उससे पहले गीता रानी साहू ने आंसर दिए हैं, राइट, और रविंद्र ने आंसर जो है वो दिए हैं। वेरी गुड। तो ऐसे ही आप रेगुलर बेसिस पर जो है वो बने रहिए, आंसर जो है वो अपने कमेंट बॉक्स पर जो है वो बताते रहिए। तो आपको मैंने बता दिया कि ये डीप टेक जब भी आए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। डीप टेक मतलब कि इन सब एरियाज की बात हो रही है, हाई टेक एरियाज की बात हो रही है, स्पेस टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये सब चीजें। तो इन सब एरियाज पर हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट करें, नए नए स्टार्टअप जो है वो लेकर आए डीप टेक वाले, राइट। तो ये मेनली फोकस इस ड्राफ्ट का हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। बस इतनी सी चीज आपको इस टॉपिक से रिलेटेड पता होनी चाहिए, दैट्स इट। अब गाइस नेक्स्ट न्यूज में बात हो रही है म्यांमार के बारे में। तो म्यांमार की स्थिति तो आपको ऑलरेडी जो है पता ही है कि म्यांमार के अंदर तख्ता पलट जो है वो काफी समय से 2021 फरवरी से जो है वो चल रहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना। वहां पर वहां की सरकार जो है वो हट गई और वहां की मिलिट्री ने अपना कंट्रोल जो है वो ले लिया है। तो वहां की मिलिट्री 6 महीने के लिए और अपना जो है वो इमरजेंसी कंटिन्यू रखेगी, ये बताया जा रहा है। और साथ ही साथ क्योंकि अभी वहां पर ये प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है ना कि भाई वहां पर इलेक्शन करवाओ, फिर से जो है वो इलेक्टेड गवर्नमेंट लेकर आओ, बट वहां की मिलिट्री जो है उसने वहां पर अपना कंट्रोल जो है वो किया हुआ है। तो देख लेते हैं ये टॉपिक को। तो म्यांमार की मिलिट्री ने अनाउंस किया 6 महीने का एक्सटेंशन स्टेट ऑफ इमरजेंसी का, यानी कि वहां पर इमरजेंसी 6 महीने तक और लगी रहेगी। मतलब इलेक्शंस में अब डिले हम लोग को जो है वो अगेन देखने को मिल रहा है। पहले जो है वो कहा गया था कि अगस्त में जो है वो इलेक्शन कंडक्ट किए जाएंगे म्यांमार के अंदर, बट अब उसको फिर से डिले कर दिया है। तो इसके बारे में जनरल से आपको आइडिया होना चाहिए। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जो है they has been ravaged by deadly violence, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में वॉयलेंस हम लोग को देखने को मिल रहा है जब से ये कूप आ गया। ऑंग सैन सूकी की सरकार, यानी कि म्यांमार के अंदर ऑंग सैन सूकी की सरकार थी और उसको गिरे हुए 2 साल हो गए और वहां पर मिलिट्री रूल चल रहा है। काफी सारे सिविलियंस, आम जनता जो है उनकी मौत हो गई थी, इंजरी हुई, राइट। क्योंकि वही लड़ाई, काफी सारे लोग जो है वो नहीं मिलिट्री रूल को अपोज कर रहे थे और जो भी ग्रुप्स मिलिट्री रूल को अपोज कर रहे थे मिलिट्री ने उनको जो है वो टारगेट किया और मारा। एक्टिंग प्रेसिडेंट वहां पर हम लोग को मिंट सुई देखने को मिल रहा है। उन्होंने एक मीटिंग के दौरान कहा कि जुंटा स्टैक्ड नेशनल डिफेंस एंड सिक्योरिटी काउंसिल दैट द स्टेट ऑफ इमरजेंसी पीरियड वुड बी एक्सटेंडेड अनदर 6 मंथ्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अगस्त 2023। तो आज की डेट से 1 अगस्त से 6 महीने बाद अब फिर इलेक्शंस कंडक्ट होंगे, ऐसा बताया जा रहा है। फिर से इन्होंने एक और वादा कर दिया इलेक्शन कंडक्ट करने का। तो म्यांमार की मिलिट्री ने 2008 में अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो ड्राफ्ट किया था जिसमें ये कहा था कि जुंटा जुंटा मतलब म्यांमार की मिलिट्री है, राइट। तो मिलिट्री ने कहा कि वो अभी भी फोर्स में रहेगी एंड इट रिक्वायर्स अथॉरिटीज टू होल्ड फ्रेश इलेक्शन विद इन 6 मंथ्स ऑफ अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी बीइंग लिफ्टेड। तो जैसी इमरजेंसी हटेगी उसके बाद 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन कंडक्ट कराना है, ऐसा उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखवाया था। वहां के आर्मी चीफ हम लोग को मिंग ओंग लैंग ये देखने को मिलते हैं। उन्होंने एक्सप्लेन किया काउंसिल मीटिंग के दौरान कि फाइटिंग और अटैक जो है वो अभी भी हम लोग को जो है वो कुछ क्षेत्रों में जो है वो देखने को मिल रहा है म्यांमार के, एंड हमें जो है वो टाइम चाहिए इस एरिया पर इलेक्शंस कंडक्ट करने के लिए। यानी कि कुल मिलाकर ये बोल रहे हैं कि अभी भी उस एरिया पर डिस्टर्बेंस चल रहा है, राइट। सिविलियंस और मिलिट्री के बीच में लड़ाई झगड़ा कंटिन्यू है, इसलिए हम लोग जो है अभी इलेक्शंस कंडक्ट नहीं कर सकते। तो ये चीज हम लोग को एक अपडेट जो है वो छोटी सी देखने को मिल रही है। मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट जो हम लोग को टॉपिक देखने को मिल रहा है, एज अ पार्ट ऑफ सेकंड फेज ऑफ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, पाकिस्तान चाइना इंक 6 एग्रीमेंट। तो देखो आपको पता है ना कि चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एक हम लोग को देखने को मिल रहा है। चाइना अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से 3 कॉन्टिनेंट्स के ऊपर कब्जा कर रही है। कौन से 3 कॉन्टिनेंट्स है? एशिया, अफ्रीका और यूरोप, राइट। मैरीटाइम रूट के थ्रू और पुराने सिल्क रूट को एक्सटेंड करके यूरोप तक जो है वो ले जाया जा रहा है और उसके माध्यम से वो अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बिल्डअप कर रहा है। चाइना 3 कॉन्टिनेंट्स को कनेक्ट कर रहा है। उसी में ही एक और उसका पार्ट है जिसको बोलते हैं हम लोग चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो पाकिस्तान और चाइना ने 6 एग्रीमेंट्स किए हैं। तो पाकिस्तान और चाइना ने मंडे को जो है वो 6 इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट जो है वो किए हैं। 60 बिलियन यूएस डॉलर का चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट है, उसी के अंडर हम लोग को देखने को मिल रहा है ये एग्रीमेंट हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और चाइनीज वाइस प्रीमियर ही लिफिंग, इन्होंने जो है वो साइन करा है बेसिकली एग्रीमेंट को। हम लोग को देखने को मिल रहा है 10 साल हो गए इनके चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के। इसमें काफी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरे प्रोजेक्ट जो है वो इन्होंने तैयार किए हैं पाकिस्तान के अंदर 2013 से, राइट। दोनों ही कंट्रीज जो है उन्होंने साइन किए हैं डॉक्यूमेंट्स ज्वाइंट कॉपरेशन कमेटी के चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के। तो एक एमओयू हम लोग को इस प्रकार का देखने को मिल रहा है। तो एक जनरल अंडरस्टैंडिंग आपको पता होनी चाहिए चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में और स्पेशली चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में। देखो कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं आपको अलग से बता रहा हूँ। अगर आप लोग को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में नहीं पता तो नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर पूछ सकते हो। उस पर हालांकि मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। मैं फिर से आप लोग के लिए जो है वो आपकी रिक्वेस्ट पर जो है बना दूंगा, तैयार कर दूंगा, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि आपकी जो भी क्वेरीज है उसको रिजॉल्व करना। आप हमारे टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप को भी ज्वाइन करके वहां पर मेंशन कर सकते हो। वहां पर हमारे जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनको काफी बहुत सारी चीजों की अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। एक बहुत हेल्दी ग्रुप है वहां पे। आप चाहो तो वहां पर ग्रुप का अच्छे से उपयोग भी कर सकते हो। प्लस बाय द वे एक और चीज मैं आपको बता दूं,
हमारी मेंस की टेस्ट सीरीज जो है वो आ गई है। मेंस की टेस्ट सीरीज जो है वो जिसको भी ज्वाइन करनी है आप जो है वो नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 9713283811। बहुत ही इंटरेस्टिंग टेस्ट सीरीज है और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। अगर आपको सिर्फ पीडीएफ और सोल्यूशन चाहिए टेस्ट के तो वो भी मिल जाएंगे। बहुत सारे टेस्ट है हमारे पास, 100 से ऊपर टेस्ट है, तो आप जो भी चाहें, और वो भी प्रीमियम टेस्ट आपको जो है वो मिलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग को देखने को मिल रहा है, क्या आया है कि श्रीलंकन एनवॉय बैट्स फॉर लैंड कनेक्टिविटी। हाई कमिश्नर मिलिंद मुरागोड़ा, इनका कहना यह है कि श्रीलंका होप टू बेनिफिट फ्रॉम इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ एज इट सीक्स टू कम आउट ऑफ इट्स करंट इकोनॉमिक क्राइसिस। क्योंकि आपको पता है श्रीलंका में बहुत बुरी हालत हो गई है, उनका बैलेंस ऑफ पेमेंट की धज्जियां उड़ गई है, उनके पास इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो चल रहा है। उन्होंने कहा है कि रेजोल्यूशन ऑफ तमिल्स इशू विल इवेंचुअली हैव टू बी फाउंड विद इन श्रीलंका एंड द कंजर्वेशन विल कंटिन्यू। तो लैंड कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा जरूरी है, वाली चीज तो आपको ऑलरेडी पता है, राइट। तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में अगर लैंड कनेक्टिविटी हो जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जो है वो डेवलप हो जाता है, तो काफी अच्छी ग्रोथ, इससे काफी अच्छा फायदा जो है वो श्रीलंका को मिलेगा। ऐसा बेसिकली श्रीलंकन एनवॉय का जो है वो कहना है, एक डिप्लोमेट का जो है वो कहना है, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। चैनल टनल, ये चैनल टनल प्रोजेक्ट की जो है बात कर रहे हैं, जो यूके से यूरोप की तरफ हम लोग को देखने को मिला, जो फ्यूचर इनिशिएटिव है। ये चैनल टनल के बारे में भी थोड़ा सा आपको आइडिया रखना है कि ये चैनल टनल जो है वो है क्या, राइट। तो मैं चाहो तो थोड़ा सा जो है वो इसके बारे में, चैनल टनल के बारे में जो है वो लिख लो, जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ वो लिखते जाओ। चैनल टनल एक रेलवे टनल हम लोग को देखने को मिल रहा है इंग्लिश चैनल के अंडर, जो कि इंग्लैंड और फ्रांस को इसने कनेक्ट किया था। अभी ये बेसिकली कनेक्ट जो है वो करवा रहे हैं यूके को यूरोप के साथ, क्योंकि ब्रेक्सिट के बाद जो है वो यूरोपियन यूनियन से यूके जो है वो हट गया है, तो इस पर जो है वो अभी काम चल रहा है। अब देखिए, श्रीलंकन प्रेसिडेंट, हम विक्रम सिंघे की बात करें तो जब इन्होंने इंडिया के अंदर विजिट किया था जुलाई में, तो उस दौरान जो चर्चाएं हुई, इसमें इकोनॉमिक पार्टनरशिप विजन के बारे में जो है वो चर्चाएं हुई कि हम लोग समुद्री क्षेत्र में वायु, एयर, एनर्जी, ट्रेड, पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी, तो इन सब पर जो है वो काम करेंगे, राइट। कमिश्नर मिलिंद मुरागोड़ा ने कहा कि श्रीलंका जो है वो होप कर रही है कि उसको इंडिया से बेनिफिट जो है वो मिलेगा अगर इस प्रकार से हम लोग एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप कर देते हैं तो ये बहुत सिंपल सी चीज है जिसके बारे में आपको एक आइडिया होना चाहिए, ठीक है। 13th अमेंडमेंट की बात की गई, श्रीलंका के 13th अमेंडमेंट, तो बहुत सारी चिंता हम लोग को देखने को मिल रही है, इंडिया के द्वारा जताई जा रही है 13th अमेंडमेंट से रिलेटेड, राइट, श्रीलंका के। अब ये 13th अमेंडमेंट जो है वो, ये आपको पता है कि श्रीलंका के अंदर हम लोग को देखने को मिला था कि एक सिविल वॉर हुआ था सिन्हालीज और तमिल कम्युनिटीज के बीच में, आपको शायद पता हो, राइट। सिन्हाला और तमिल, पॉलिटी के अंदर अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो पॉलिटी में इसके बारे में डिटेल में जो है मेंशन्ड है, तो उसी से रिलेटेड ये 13 अमेंडमेंट जो है वो हम लोग को देखने को मिलता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अपने विचार जो है वो व्यक्त किए और प्रेसिडेंट विक्रम सिंघे ने, राइट, एक्सप्रेस की श्रीलंका की पोजीशन की कन्वर्सेशन हम लोग कंटिन्यू रखेंगे और दोनों कंट्रीज के बीच में रिलेशनशिप जो है वो बेटर करेंगे। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पर भी इन्होंने जो है वो जोर देने की जो है वो बात करी। तो ये एक छोटा सा आर्टिकल था, उतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, काम का नहीं है, बट आपको एक जनरल सा आइडिया होना चाहिए, राइट, कि श्रीलंका और इंडिया के बीच में जो है वो एक लैंड कनेक्टिविटी अगर हो जाती है, डेवलप हो जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि लैंड रूट जो है वो डेवलप हो जाता है, तो और बेटर बेनिफिट जो है वो श्रीलंका को भी मिलेगा और प्लस इंडिया को भी मिलेगा। अब देखो, एल नीनो और ला नीना के बारे में आपको बता रहा था, तो एल नीनो का मतलब ये होता है कि जब इंडिया के अंदर सूखा बढ़ता है तो उसको बोलते हैं हम लोग एल नीनो वाली कंडीशन। तो एल नीनो के कारण हम लोग को देखने को मिलेगा कि बारिश जो है वो कम होगी, राइट। तो ये चीज जो है वो एक रिपोर्ट के अंदर जो है वो बताई जा रही है। ये बेसिकली इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इस चीज के बारे में कहा है कि अगस्त के अंदर रेनफॉल में कमी हम लोग को जो है वो नजर आई, क्योंकि एल नीनो जो है वो मजबूत हो गया है, राइट। तो ये चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है, ये चीज जो है वो कही गई है, ठीक है। बाकी ये सब आपको ये वाला डेटा वगैरह जो है वो ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं, जनरल सा बस आपको आइडिया होना चाहिए। अब रेनफॉल्स इतना, मौसम विभाग वाले तो आप हो नहीं कि आप पूरे मौसम के बारे में जानकारी लोगे, बट आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ भाई रेनफॉल, क्योंकि लानीना जब आता है ना, एक टर्म है लानीना, LANINA, और इन दोनों टर्म्स को मिलाकर एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन बोलते हैं, राइट। तो ये सब चीजें हैं, ज्योग्राफी के टर्म्स हैं, ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। हमारी जीएस की क्लास में ये पूरी चीज हम कवर करवाते हैं। अभी के लिए न्यूज में सिर्फ इतनी सी चीज थी कि एल नीनो का इफेक्ट जो है वो, इफेक्ट के कारण जो है वो बारिश में गिरावट हम लोग को नजर आ रही है। अब देखो यार, एक चीता, आपको पता है कि इंडिया के अंदर जो है वो चीता लाए गए, उनकी डेथ जो है वो लगातार हो रही है, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एनवायरमेंट मिनिस्ट्री और एनटीसी, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, अभी हम लोग एनवायरमेंट की क्लासेस कर रहे हैं जनरल स्टडीज के अंदर, तो एनवायरमेंट की क्लासेस में जो है मैंने आपको अभी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के बारे में पढ़ा है। तो बताओ जरा, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है वो कब स्टैब्लिश हुई थी और इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस
यानी कि लीगल स्टेटस है उसको कब प्रदान किया गया, प्रोवाइड किया गया, नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताओ। तो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री और एनटीसीए ने मंडे को इन्फॉर्म किया सुप्रीम कोर्ट को कि जब डायग्नोसिस हमने किया कि 8 चीताओं की जो डेथ हुई है कूनो नेशनल पार्क में, तो नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताओ कूनो नेशनल पार्क कहां पर है, क्योंकि मैंने आपको बोला हुआ है कि आपको नेशनल पार्क बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, स्पेशली मेरे जो स्टूडेंट्स हैं जो जनरल स्टडीज की क्लासेस अटेंड करते हैं, इसका आंसर तो आप जरूर दीजिए, कूनो नेशनल पार्क कहां पर है। तो एक एफिडेविट में कहा गया कि डेथ जो है वो डिड नॉट अकर फ्रॉम द अननेचुरल रीजन, कि भाई कोई अननेचुरल रीजन नहीं है डेथ का, जैसे कि पोचिंग, मतलब कोई शिकार विकार नहीं हुआ, या उनका एक्सीडेंट नहीं हुआ, या इलेक्ट्रिसिटी में यानी कि तार वगैरह में टकराकर उनको बिजली के झटके नहीं लग गए और उसके कारण उनकी मौत नहीं हुई है, तो अननेचुरल रीजन नहीं है। एनटीसीए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने टुडे हैज नो रीजन, आज की डेट में उनके पास बोल रहे हैं कि कोई रीजन नहीं है ये मानने के लिए, ये बिलीव करने के लिए कि मौत जो हुई है वो बेसिकली किसी अनसस्टेनेबल तरीके से हुई है कूनो साइट के अंदर, मतलब कुछ ना कुछ ऐसी चीज हुई है जिसके कारण उनकी मौत हुई है, बट अभी भी क्लैरिटी नहीं है, मतलब एक डायग्नोसिस में कोई शिकार विकार नहीं हुआ है और कोई इस प्रकार का नेचुरल कॉज नहीं हुआ, नेचुरल कॉज के कारण इनकी डेथ हुई है। गवर्नमेंट और एनटीसीए ये इनको रिप्रेजेंट किया एक एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने, ऐश्वर्या भाटी जी ने, और कहा कि मॉर्टेलिटीज दो ट्रबलिंग, मौत का तो हमें खेद है, एंड इन नीड ऑफ रिड्रेसल एंड कर्टेलमेंट वर नॉट अनड्यूली अलार्मिंग। तो ये अलार्मिंग वाली पोजीशन नहीं है, अब कैसे नहीं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि क्यों ये वकील साहिबा जो है वो कह रही है कि अलार्मिंग नहीं है। अलार्मिंग तो है भाई, आप चीता को लेकर आए हो नाम्बिया से, साउथ अफ्रीका से, राइट, और उसमें 8 चीता की डेथ हो गई, तो ये इंटरनेशनल रिलेशन खराब करने वाली भी बात है एक प्रकार से, अगर बिग पिक्चर के तौर पर इसको देखें हम लोग तो सरकार ने ये कहा है कि बिग कैट्स का लो सर्वाइवल रेट होता है, तो सरकार ने बोला कि यार वो ज्यादा जी नहीं पाते बेचारे, 50% इवन इन एडल्ट्स, इन एन इंट्रोड्यूस्ड पॉपुलेशन ऑफ चीता कब्स हैव अबाउट 10% सर्वाइवल। तो उन्होंने बोला कि यार जो बच्चे होते हैं चीता के उनका तो और भी सर्वाइवल रेट बहुत कम रहता है, तो अब ये दोष दे रहे हैं उनकी सर्वाइवल पे, फिटनेस पे। 2 बैचेस चीता के हम लोग को देखने को मिले, 8 नाम्बिया से लाए गए, 12 साउथ अफ्रीका से जो है वो लाए गए कूनो नेशनल पार्क के अंदर सितंबर 2022 में, तो ये देखिए, और फरवरी 2023 में। तो टोटल हमारे पास कितने चीता है, 20 चीता है, उनमें से 8 मर गए। 15 अडल्ट चीता है, एक इंडियन बॉर्न कब सर्वाइवल हम लोग को देखने को मिल रहा है, 5 अडल्ट चीता है और 3 कब्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं जिनकी डेथ हो गई कूनो में। और कब डिहाइड्रेटेड थे, बेचारों को पानी नहीं मिला, अंडरवेट थे, कुपोषित कब थे बेचारे। सुप्रीम कोर्ट ने 20 जुलाई को वो ये चीज कही कि भाई डेथ जो हो गई आपके 20 चीता में से 40% चीता की, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, राइट। एफिडेविट जो है हाउएवर इसका कहना है कि स्टेप्स जो है वो लिए जाएंगे ये इंश्योर करने के लिए कि जो बचे हुए चीता है उनको ढंग से हम लोग रखें, राइट, उनका समय समय पर मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जाए। एक्शन प्लान के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट और एनटीसीए जो है वो इंट्रोड्यूस करेगी 12 से 14 चीता हर साल अफ्रीका कंट्री से अगले 5 सालों में, राइट। अब देखो इस प्रकार से चीते का मरना सही नहीं है, आप दूसरी कंट्री से लेकर आ रहे हो, उससे इंटरनेशनल रिलेशंस भी खराब होता है, तो ये वाला भी एक एंगल आपको दिमाग में रखते हुए चलना है भाई साहब। अब सुनिए, इंडिया का कोर सेक्टर ग्रो कर रहा है 8.2% से जून में, तो ये चीज बताई गई है। कोर सेक्टर में कौन सी चीजें आती हैं ये आपको ध्यान में रखना है, राइट। इसमें फर्टिलाइजर सबसे ज्यादा ग्रो किया है, फिर रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फिर कोल, फिर क्रूड ऑयल। तो 8 कोर सेक्टर्स होते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताओ कि 8 कोर सेक्टर्स कौन से, तो इसमें ग्रोथ हम लोग को जो है वो देखने को मिली है, जो अच्छी बात है। बस ये एक छोटी सी न्यूज थी अपडेट के लिए आप लोग के लिए। अब देखिए, चंद्रयान 3 से रिलेटेड टॉपिक है। इसरो ने सक्सेसफुली चंद्रयान 3 को अपने ट्रांसलूनर ऑर्बिट में जो है वो प्लेस कर दिया है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने परफॉर्म किया था ट्रांसलूनर इंजेक्शन चंद्रयान 3 में मून की तरफ बढ़ने के लिए, और टीएलआई जो है परफॉर्म किया गया था सक्सेसफुली इसरो की टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क बेंगलुरु से। चंद्रयान 3 जो है इसने कंप्लीट कर लिया है अपना ऑर्बिट, धरती के आजू बाजू घूम रहा है ये, और मून की तरफ आगे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। बस ये अपडेट है चंद्रयान 3 का कि बढ़िया चल रहा है वो, उसी का बस ये अपडेट हम लोग को देखने को मिल रहा है बस। अब लॉ पैनल टू होल्ड मीटिंग ऑन यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो यूसीसी के बारे में तो आई थिंक आपको पता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो क्या होता है, आर्टिकल 44 हम लोग को देखने को मिलता है किसका, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का, जिसमें ये कहा गया कि स्टेट जो है वो यूसीसी लागू करे। यूसीसी मतलब कोई भी एक इंडिविजुअल का रिलीजन, मतलब रिलीजियस लॉ नहीं होंगे, जैसे कि आपको पता है कि मैरिज के लॉ, डाइवोर्स के लॉ, ये रिलीजियस लॉज के ऊपर आधारित रहते हैं, राइट। तो वो सब खत्म होकर सिर्फ एक सिंगल कानून जो है वो सभी कंट्री में चलेगा। सो
पब्लिक सजेशन जो था यूसीसी का, उसकी डेडलाइन 28 जुलाई की हम लोग को देखने को मिली। उसके बाद लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का कहना यह है, ये ग्रुप डिस्कशन करेंगे लोगों के साथ, कम्युनिटीज के साथ, स्टेक होल्डर के साथ कंट्री के अंदर, और फिर आगे बताएंगे कि भाई यूसीसी लागू करना है कि नहीं करना। तो हो सकता है कि यूसीसी पर जो है वो और कुछ महीने जो है वो लगे प्रॉपर डिसीजन आने में। बस ये वाली एक छोटी सी अपडेट थी यूसीसी से रिलेटेड। बाकी आपको यूसीसी के बारे में पता होना चाहिए। अकीरा रैंसमवेयर, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज, बहुत ज्यादा आएगा क्वेश्चन 99% एग्जामिनेशन में, लिख लो। अकीरा रैंसमवेयर क्वेश्चन आ सकता है। अभी रिसेंटली अकीरा न्यूज में था, क्या है ये एक रैंसमवेयर है। सरकार ने जो है वो क्यों वार्निंग जो है वो जारी करी है इसके अगेंस्ट, तो गवर्नमेंट ने सीरियस वार्निंग जारी करी है। लोगों को कहा है, कॉर्पोरेशन को कहा है कि भाई इंप्लीमेंट करो रोबस्ट साइबर सिक्योरिटी मेजर, प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप को डबल एक्सटॉर्शन टैक्टिक से और डेटा लीक से। तो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ऑफ इंडिया जो है उसने अलर्ट जारी कर दिया है रैंसमवेयर जिसका नाम अकीरा बताया जा रहा है। रैंसमवेयर जो है इट फाउंड टू टारगेट, ये रैंसमवेयर विंडो और लिनक्स लाइनक्स जो डिवाइस होती है ना कंप्यूटर में, जो कंप्यूटर होता है ना विंडोज कंप्यूटर, एक लाइनक्स कंप्यूटर हम लोग को देखने को मिलता है, इन दोनों को जो है वो टारगेट करेगा और चोरी कर लेगा उनका डेटा। और फिर बेसिकली जिसका भी कंप्यूटर लॉक हो जाएगा तो उससे कहा जाएगा कि भैया अगर अनलॉक करना है तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो ये चीज बताई जा रही है। और ग्रुप जो है, जो ये रैंसमवेयर जिसका है वो यूएसए में मौजूद है, ऐसा बताया जा रहा है कि यूएसए से ही ऑपरेट करना है, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। तो अकीरा रैंसमवेयर एग्जैक्टली जो है वो है क्या, मैं आपको बता दूं। तो अकीरा रैंसमवेयर जो है इज डिजाइन टू एन्क्रिप्ट डेटा and create ransomware note and delete window shadow volume copies on affected devices. The ransomware get its name due to its ability to modify file names of all encrypted files by appending them with the dot akira extension. तो इसका नाम अकीरा इसलिए पड़ा है क्योंकि देखो आपने कई बार देखा होगा कि डॉट MP4 लग जाता है, कोई भी फाइल होती है ना, जैसे MP वीडियो वाली फाइल है तो डॉट MP4, म्यूजिक वाली फाइल है तो डॉट MP3। तो ऐसे ही क्या कर रहा है, पूरी जितनी भी फाइल्स है उनको लॉक करके उनके पीछे एक्सटेंशन लगा दे रहा है डॉट अकीरा, इसलिए इसका नाम अकीरा पड़ गया। पहली चीज तो ये। और दूसरी चीज आपको पता ही है कि रैंसमवेयर मतलब कि भाई लूटपाट करना, एक व्यक्ति को डिजिटली जो है वो उसकी पूरी डिवाइस को लॉक कर देना, डेटा को लॉक कर देना, फिर उसको बोलना कि लाओ हमें बिटकॉइंस दो, वो बिटकॉइन दोगे तब जाकर तुम्हें ओपन अनलॉक जो है वो किया जाएगा। अब ये विंडो को शट डाउन कर दे रहा है, कंप्यूटर को जो है शट डाउन कर दे रहा है और पूरी उनकी फाइल को लॉक कर दे रहा है। ये वीपीएन सर्विस का उपयोग कर रहे हैं। वीपीएन सर्विस का उपयोग क्यों किया जाता है आपको पता ही है, अपनी लोकेशन चेंज करने के लिए, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। बस यही चीज है, फिर उनसे वसूली जो है वो की जा रही है। तो इसके बारे में जो है अभी वो करके रखा हुआ है, ठीक है। कैसे रैंसमवेयर एक डिवाइस को जो है अफेक्ट करता है, तो वो लॉक कर देता है उस पूरी डिवाइस को। ये बेसिकली ईमेल के थ्रू आता है। आप ईमेल के थ्रू कोई भी अगर फाइल डाउनलोड कर लेते हैं, मेरे पास तो भैया बहुत आता है क्योंकि अपना ईमेल एड्रेस जो है वो बहुत जगह पर अवेलेबल है। तो कुछ कुछ ऐसे भी आते हैं, आपके पास भी आते होंगे कि भाई आपने जीत लिया है, यू आर लकी दैट यू हैव वॉन दिस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी। मेरे पास आते हैं कि आपको अगर अपने अकाउंट में ब्रांडिंग करवानी है तो हम आपको जो है वो इतने रुपए देंगे, हमारी ब्रांडिंग करवाओ तो हम आपको इतने रुपए देंगे। जैसे नहीं होता कि जैसे जो भी इन्फ्लुएंसर होते हैं, यूट्यूबर्स होते हैं, तो वो काफी सारे प्रोडक्ट्स को सेल आउट करते हैं ब्रांडिंग करके उनकी, है ना, सेल आउट करवाते हैं। तो ये बोलते हैं कि भाई हमारे प्रोडक्ट को आप ब्रांडिंग करो, हम आपको पैसे देंगे। तो क्या होता है कि इस प्रकार की ईमेल्स वगैरह रहते हैं जिनको आप जानते नहीं हो, तो आप उनको ना ओपन करो, ना उनकी फाइल जो भी अटैच्ड होती है। पहले तो वो बोलते हैं कि हम आपको बताएंगे, तो आप रिप्लाई करो, तो हम रिप्लाई करते हैं कि बताइए भैया हम इंटरेस्टेड हैं, भेजिए अपने रेट्स। तो उसकी जगह वो एक जिप फाइल भेज देते हैं। कभी भी ऐसी कोई फाइल हो तो वो आपको ओपन नहीं करनी है, याद रहे, क्योंकि इसके पीछे बैकग्राउंड में जो है वो क्या चीज डाउनलोड हो जाएगी आपको पता भी नहीं लगेगा। तो ये है रैंसमवेयर। ये नेक्स्ट टॉपिक हम लोग को जो है वो कौन सा देखने को मिल रहा है, विद द हायर फ्यूल इकोनॉमी and reduced carbon emission, hybrid electronic vehicle offer an opportunity for economically developing countries to kickstart the shift towards sustainable transportation while addressing infrastructure and cost challenges associated with full electronic vehicle adoption. तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के अडॉप्शन से रिलेटेड यहाँ पर बात हो रही है। आपको पता है कि आज की डेट में भैया हम लोग को जो है वो फोकस करना है किस चीज पर, नेट जीरो हमें जो है वो बनना है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मामले में, कि इलेक्ट्रिक जो भी इलेक्ट्रिसिटी जो भी हम लोग यूज करें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर वो भी रेन्यूएबल एनर्जी से बनाई गई हो, राइट। तो हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट कर रहा है इकोनॉमिकली डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। While their power generation and grid capacity and reliability, the fraction of renewable sources and power generation mix and availability of fast charging infrastructure are still less in than idle
हाइब्रिड ईवी ऑफर्स अ वे टू बिगिन द ट्रांजिशन इंस्टेड ऑफ वेटिंग। तो हाइब्रिड ईवी पे हम लोग को काम करना है मेनली, क्योंकि देखो यार, आप खुद सोचो, अगर आपकी गाड़ी में सीएनजी और पेट्रोल है दोनों है, तब आप कंफर्टेबल रहोगे। जैसे मैं अपनी गाड़ी की बात करता हूँ, मैंने अपनी गाड़ी में सीएनजी किट लगवाई थी, बट हाईवे में मुझे बड़ी दिक्कत होती है। हाईवे में एक तो पहली चीज, मुझे दो प्रॉब्लम है। एक तो पर्सनल प्रॉब्लम ये है मेरी कि मुझे हाईवे में पेट्रोल वाली गाड़ी अच्छी लगती है, क्योंकि वो लपक के भगती है हाईवे में। राइट, अब मैं स्पीड को जो है बढ़ावा नहीं दे रहा, आप आराम से चलाएं, रोड देखकर चलाएं। रोड अगर अच्छा है तो ऑब्वियस सी बात है कि रोड लिमिट में चलाएं। राइट, जो रोड लिमिट लिखी रहती है ना, आप ब्यूरोक्रेट से आने वाले समय के ऑफिसर हैं, रोड लिमिट में चलाएं। राइट, 200 के ऊपर नहीं भगानी है गाड़ी, जो अक्सर हम कई बार भगाते हैं। तो द पॉइंट इज राइट। अब क्या होता है, अब एक तो सीएनजी गाड़ी भागे ना, 100 के ऊपर ना जाए वो गाड़ी। पहला पॉइंट तो ये, वो मेरा पर्सनल। दूसरा पॉइंट, स्टेशन ही नहीं है, और अगर है भी तो इतनी, मैं तो दिल्ली गया था जब अपनी गाड़ी से, भोपाल टू मेरा ट्रिप था उसका, वहां का दिल्ली में मेरे छोटे भाई का वो करवाना था, बायोमेट्रिक्स, वो लंदन जा रहा था। तो तब उस समय हम गए थे गाड़ी से अपनी, तो एक बार तो यहाँ से भरवा के गए सीएनजी, तो चल गई थी गाड़ी, अच्छी खासी चल गई थी, मेरे ख्याल से 130-140 किलोमीटर चल गई थी। फिर उसके बाद पेट्रोल था गाड़ी में, तो पेट्रोल चल गई। अब अगर पूरी तरह से गाड़ी सीएनजी वाली हो तो आपको कितनी तकलीफ आएगी। इसलिए हाइब्रिड मॉडल जरूरी है। जैसे पूरी तरह से अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, भाई रास्ते में आपको वो मिले ही ना चार्जिंग स्टेशन, फिर क्या करोगे, ठुल्लू हो जाएगा बाबा जी का। तो आपको दोनों होना जरूरी है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि हमें रुकना नहीं है, हमें अब ट्रांजिशन की मोड तक बढ़ना है, तो हम धीरे धीरे करके करते हैं, हाइब्रिड व्हीकल पर फोकस कर लो। तो ये बेसिकली इस आर्टिकल में मेंशन्ड है। तो नेट जीरो व्हीकल के लिए क्या है, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। राइट, कि नेट जीरो व्हीकल के लिए हम लोग को जो है वो क्या चीज देखने को मिलती है, कि जो भी उसका एमिशन हो रहा है, जैसे अब भाई देखो, आज की डेट में इलेक्ट्रिक व्हीकल तो हम बोलते हैं, बट वो इलेक्ट्रिसिटी क्या रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू आ रही है, बोले इलेक्ट्रिसिटी क्या 100% ग्रीन है? नहीं। मान लिया मैंने कि इलेक्ट्रिक व्हीकल धुआं नहीं निकालती, इलेक्ट्रिक व्हीकल पोल्यूशन नहीं करती है, बट उसमें जो आपने इलेक्ट्रिसिटी डाली है वो अपने घर से चार्ज करके डाली होगी। अब घर में जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो कोयला जल रहा है उसके कारण आ रही है, थर्मल पावर प्लांट से, है कि नहीं? तो ये चीज होती है। तो अलग अलग प्रकार की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है हम लोग को देखने को मिलती है। एक हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल होती है, राइट, छोटी बैटरी, जिसके अंदर हम लोग को जो है वो देखने को देखो कुछ कुछ गाड़ी ऐसी होती है, मेरे ख्याल से वो है होंडा सिटी। होंडा सिटी में ऐसा है, और काफी सारी गाड़ियां ऐसी हो गई कि जैसे आप सिग्नल पे खड़े हुए हैं, तो तुरंत वो गाड़ी आपके पेट्रोल फ्यूल को जो है बंद कर देगी और इलेक्ट्रिसिटी पे आ जाएगी। तो ऐसे मॉडल्स हम लोग को देखने को मिलता है। राइट, तो ये चीज है जिसके बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए। आर्टिकल 370 के बारे में तो आपको ऑलरेडी पता ही है क्या हुआ था। आर्टिकल 370 के तहत स्पेशल स्टेटस है वो जम्मू एंड कश्मीर का हटा दिया गया। कल 2 अगस्त है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में सुनवाई हम लोग को देखने को मिलेगी आर्टिकल 370 से रिलेटेड। चेंजेस मेड टू आर्टिकल 370 through measures that commenced with a presidential order issued nearly 4 years ago on 5th August were all were by all accounts seismic in proportion. Amendments were made to make applicable the entirety of Indian Constitution to Jammu Kashmir. The state was also sundered into 2 union territories. तो वही आर्टिकल 370 से रिलेटेड अभी भी जो है मामला चल ही रहा है। आर्टिकल 370 के बारे में आपको पता होना चाहिए। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 जो जिसने स्टैब्लिश किया इंडिया को, जो है वो क्या दे दिया, डोमिनियन स्टेटस जो है वो प्रोवाइड किया, हम सॉवरेन कंट्री जो है वो बन गए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत जो है वो हम लोग को पावर जो है वो मिल गई, जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग को देखने को मिलता है। मैक्सिमम प्रोविजन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। पता है ना ये सब चीजें, मैं पॉलिटी में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। तो ये बोल रहे हैं कि इन सब चीजों के तहत भाई जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस मिला था, वो स्पेशल स्टेटस अब उससे जो है वो छीन लिया गया है, ये कौन सी बात है? तो उस पर डिबेट हम लोग को देखने को मिल रही है। अब देखते हैं कल सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या बोलती है, किस चीज के बारे में जो है वो बताती है। बस यही वाली चीज है, उसमें कुछ और नहीं है खास। देखो, हर बार हमें हर एक चीज जो है वो कवर करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ उतनी चीज कवर करनी है जो चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, काम की है। राइट, क्लीन कुकिंग स्ट्रेटेजी की यहाँ पर बात हो रही है। अब ये स्टोरी वाला है, तो अपन एलपीजी की स्टोरी पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है। पिछले 15 सालों में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अटेम्प्ट किया कि वो एलपीजी की सक्सेस जो है वो रेप्लिकेट करेंगे, कि लोगों ने किस प्रकार से एलपीजी को अडॉप्ट किया है। तो ये एक अच्छा आर्टिकल है। जैसे प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना हम लोग को देखने को मिलता है, जिसके तहत 9.5 करोड़ से भी ज्यादा घरों में जो है वो एलपीजी कनेक्शन लगा दिया गया 2016 से। पता है ना कि एलपीजी कनेक्शन महिला के नाम पर जो है वो लगाया जाएगा, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव हम लोग को जो है वो देखने को मिला था। राइट, आई थिंक यू आर अवेयर अबाउट अबाउट प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना, है ना? तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। तो एलपीजी की स्टोरी है ये, कि किस प्रकार से हमारी कंट्री के अंदर एलपीजी जो है
वो काफी तेजी से जो है वो ग्रो किया, उस मॉडल की जो है वो यहाँ पर बात हुई है। ठीक है, चिप टैक्टिक्स, तो गवर्नमेंट ने जो है वो एक फ्रेश बिड मतलब लगाई है टू अट्रैक्ट मेजर ग्लोबल चिप मैन्युफैक्चरर। ये बेसिकली ये जो टॉपिक है ये सेमीकंडक्टर से रिलेटेड टॉपिक है, क्योंकि सरकार आज की डेट में इस पर काम करी। देखो मैंने लिखा भी है यहाँ पे लिखा भी हुआ और मैंने आपको पढ़ाया भी है सेमीकॉन इंडिया के बारे में। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो है वो इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया है कि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर जो है वो आए और इंडिया के अंदर जो है वो चिप मैन्युफैक्चरिंग पर जो है वो फोकस करें, काम करें, राइट, इंडिया का सेमीकंडक्टर प्रोग्राम। तो ये टॉपिक हम ऑलरेडी जो है वो कवर अप कर चुके हैं, तो उसी की डिटेल्स वहां पर दी हुई है। ये सब आंकड़े वगैरह आप लोग के लिए काम के नहीं है। कौन से आंकड़े आप लोग के लिए काम के होंगे वो मैं आपको अलग से जो है बताऊंगा। दीज आर नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू गाइस, बट ये पता होना चाहिए कि हाँ भाई आज की डेट में हम जो है वो किस चीज पर जो है वो काम कर रहे हैं, डीप टेक पर काम कर रहे हैं, ऐसा आप मेंशन कर सकते हो। डीप टेक आपसे जब भी बोलोगे तो आप डीप टेक जो है वो बोलोगे, तो ऐसे वर्ड्स का उपयोग रेगुलर डे टू डे बेसिस पर जो है वो कवर करना शुरू करो। ये क्या है, टेरर अटैक इन पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा रीजन which has claimed 54 lives and left over 200 injured is a grave reminder of the worsening security situation in the country's border region with Afghanistan। तो यस हमें पता ही है यार, पाकिस्तान के अंदर भी अटैक हो रहा है और अफगानिस्तान के साथ हमारी बाउंड्री है, वहां पर तालिबानी है। तो जब से तालिबान ने अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा किया अगस्त 2021 से, तो पाकिस्तान के अंदर टेरर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इस पर हमें भी चिंता करने की आवश्यकता है, क्योंकि अफगानिस्तान के साथ भी हम बाउंड्री शेयर करते हैं। जनवरी में एटलीस्ट 74 लोगों की जो है मौत हो गई मस्जिद के अंदर पेशावर में, खैबर पख्तूनख्वा की प्रोविंशियल कैपिटल। और इसमें तारीख तालिबान पाकिस्तान जो है वो TETP जो है वो इन्वॉल्व था, जिसको पाकिस्तान तालिबान भी हम लोग कहते हैं, राइट, जिसके बहुत ही क्लोज लिंक्स अफगान तालिबानियों के साथ जो है वो है, राइट। तो ये चीज है, तो ये बेसिकली एक आर्टिकल काफी अच्छा है जिस आर्टिकल में बात की जा रही है कि किस प्रकार से ये जो टेररिज्म जो है वो अफगानिस्तान से पाकिस्तान में चला गया और पाकिस्तान अब उससे बहुत बुरी तरह से परेशान हो रहा है। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है यार, आप नफरत पालोगे तो नफरत आपको मिलेगी, ये बात बहुत सच्ची है। क्योंकि पाकिस्तान नफरत पालता है, नफरत पालना मतलब अब देखो ऑब्वियस ही बात है कि अगर आप किसी जानवर को क्यों बदनाम करना, मैं हैवान बोलता हूं, आप अगर किसी को हैवान बनाने की कोशिश करोगे, या होता ना कि कई बार समटाइम्स इट हैपेंस कि हम ऐसे गलत कम्युनिटी में रहते हैं, गलत लोगों के साथ रहते हैं कि एक टाइम पर वही लोग हमारा गला दबोचने लगते हैं। तो जितनी जल्दी हो सके उस कम्युनिटी से निकलो या ऐसी कम्युनिटी बनाओ ही मत। तो जिसको पैदा करोगे और जैसा बनाओगे वैसा वो बनेगा। प्रॉब्लम यही है ना, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स की बात कर लें, यूनाइटेड स्टेट्स की औलाद है ये जो हम लोग को देखने को मिलती है ना, लादेन ने अटैक इसके ऊपर जो किया, जो हम बोलते हैं, ये यूनाइटेड स्टेट्स के बनाए गए प्रोग्राम थे। अगर आप पीछे वर्ल्ड हिस्ट्री में देखोगे तो यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा फंड किए गए खड़े हुए ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन है जो आज की डेट में यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर हावी हो गए थे, राइट। तो ये वाली चीजें हैं कि आप जिन लोगों को पालोगे एक ना एक दिन जो है वो आपके ऊपर ही उल्टा आना है। वही हो रहा है पाकिस्तान के साथ अभी। थोड़ा हमें भी चिंता करने की जो है आवश्यकता है, क्योंकि हमारे लिए भी ये चीज जो है वो काफी डेंजरस है। तो इसमें यही टेररिज्म की स्टोरी जो है वो मेंशन हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है, राइट। पूरी दिल्ली सर्विस बिल हम लोग को देखने को मिला। दिल्ली सर्विस बिल के बारे में पहले भी मैं आप लोग को पढ़ा चुका हूँ, इसके बारे में डिटेल जो है वो बहुत जल्दी हमारे स्पेशल करंट अफेयर में आएगी। आज 1 अगस्त को जो है वो पार्लियामेंट के अंदर दिल्ली सर्विस बिल जो है वो रखा जा रहा है। एक ऑर्डिनेंस जो है वो लाया गया था जिसके थ्रू गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली एक्ट जो है वो 1991 का अमेंड किया गया, राइट। और मई 11 को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो है उसको इफेक्टिवली निगेट किया गया, रद्द किया गया। और अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी सरकार जो है, जो पावर में थी, उनको शक्ति दे दी गई कानून बनाने की और ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर अपना कंट्रोल रखने की। फिर अब वो देखो, ये दिल्ली के अंदर एक ब्यूरोक्रेट्स का इशू है, मैं आपको बताता हूँ। लेफ्टिनेंट गवर्नर चाहता है कि ब्यूरोक्रेट्स पूरे के पूरे जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के अकॉर्डिंग चले, और वहां की जो गवर्नमेंट है, राइट, दिल्ली सरकार, दिल्ली गवर्नमेंट जो है वो चाहती है कि वहां के जो ब्यूरोक्रेट है वो दिल्ली सरकार के अकॉर्डिंग चले, मतलब उनका ट्रांसफर हो, पोस्टिंग ट्रांसफर, वो सब जितने मैटर्स ब्यूरोक्रेट्स के होते हैं वो उनके अंडर आए। तो इसको लेकर एक चीज है। तो ये टेबल पे अभी ये बिल जो है वो टेबल पे रखा गया। इसके बारे में हालांकि पहले भी मैं आप लोग को कवर करा चुका हूँ। 1-2 दिन में इस बिल से रिलेटेड डिटेल्स जो है वो आई जाएंगी, तो जिसको हम लोग स्पेशल करंट अफेयर्स में कवर करेंगे। अब मणिपुर, ये फ्रंट पेज में ये न्यूज आई थी कि अभी आज आज जो है वो केस फाइल हुआ है। बेसिकली हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है मणिपुर का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने 31 जुलाई को जो है वो कहा था कि सरकार जल्दी से जल्दी जो है वो बताए
कि 6000 एफआईआर आपके पास रजिस्टर्ड हुई हैं, उस पर आपने एक्शन क्यों नहीं लिया। इवन इतना बड़ा मामला था गाइस, जिसको हमने डिस्कस भी किया था मणिपुर के मामले को, यूट्यूब ने उस वीडियो को डिलीट कर दिया है। फेसबुक वाला वीडियो डिलीट करे उससे पहले जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा उस वीडियो को जाके फेसबुक में जाकर देख लो। राइट, मणिपुर का वो हमारा वीडियो, पूरा केस मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है कि कितनी क्रूर हरकत हुई मणिपुर के अंदर, महिलाओं को जो है वो निर्वस्त्र करके जो है वो दौड़ाया गया, उनका रेप हुआ। कितनी गलत बात है ये। राइट, तो उसी पर ही सुप्रीम कोर्ट जो है वो फटकार लगा रही है स्टेट गवर्नमेंट को भी, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी, भैया क्यों एक्शन नहीं लिया गया। राइट, क्या क्या है ये प्रॉब्लम। और आज दिन में 2 बजे जो है वो इस पर सुनवाई जो है वो होगी, तब देखते हैं हम लोग इसके बारे में जो है वो चर्चा करेंगे। और सीबीआई की जांच की बात हो रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो चाह रही है कि सीबीआई की जांच जो है वो, उसको काफी सारे लोग अपोज कर रहे हैं, हम लोग को देखने को मिल रहा है। राइट, चलिए देखते हैं। ये टॉपिक हम लोग को जो है वो नजर आ रहा है, ये टॉपिक पहले भी मैं आप लोग को कवर करा चुका हूँ। मणिपुर का इशू तो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, कुकी और मैतेई ट्राइब के बीच में ये मामला था। तो अब सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व हो गई है, सुप्रीम कोर्ट जो है बताएगी, फटकार लगा रही है। अब देखते हैं, कल हमें पता लगेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताया मणिपुर के मामले में। अब इसरो, ये लास्ट न्यूज हमारी द हिंदू की आज की। इसरो जो है वो PSLV C56 जो है उसका सेकंड मिशन हम लोग को जो है वो इसरो का देखने को मिल रहा है। क्या चीज है ये? It was a double delight for scientists at ISRO on 30 July as the space agency scripted a successful mission and also reaped victory in unique scientific experiment using the fourth stage of satellite launch vehicle rocket. In a dedicated commercial mission, earlier in a day, ISRO successfully placed 7 Singaporean satellites into intended orbit on board. तो सिंगापुर की सैटेलाइट से हम लोग लेकर गए थे C56 मिशन में। मिशन के दौरान साइंटिस्ट ने डिसाइड किया कि वो एक यूनिक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। किस तरीके का? Which the fourth stage of rocket would be lowered in 300 km high orbit after placing customer satellite at an altitude 536 km to mitigate this। अच्छा, ओके, वेरी गुड यार, ये बहुत तगड़ी न्यूज है गाइस। इसरो ने जब आप सक्सेसफुली, देखो स्पेस में क्या हो रहा है आज की डेट में, मलबा बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि देखो रॉकेट जाता है, सैटेलाइट लॉन्च करता है और रॉकेट वहीं पर ही स्पेस में जो है वो छूट जाता है। अब स्पेस में वहीं पर ही रहेगा बहुत समय तक। राइट, फिर उसके टुकड़े होंगे आपस में, दूसरी डिवाइस से टकराएगा, टूटेगा। तो ऐसे बहुत कचरा, बहुत मलबा स्पेस में हो रहा है। तो साइंटिस्ट ने ये किया कि जैसे ही इन्होंने अपने 536 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑर्बिट पर जैसे ही सैटेलाइट को इन्होंने प्लेस करवाया, ये अपने रॉकेट को नीचे लेकर आ गए 300 किलोमीटर पर और छोड़ दिया। तो अब कम ऊंचाई पर अगर रॉकेट रहेंगे तो बहुत जल्दी जो है वो धरती के एटमॉस्फेयर में आएंगे, बर्न होंगे और नीचे सेटल हो जाएंगे, स्पेस में मलबा नहीं रहेगा। तो ये एक अच्छा एक्सपेरिमेंट हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है कि कम एल्टीट्यूड पर जो है आप रॉकेट्स को जो है वो छोड़ दो। राइट, ये एक चीज थी, बहुत अच्छी चीज है, ये बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट जो है वो साइंटिस्ट ने किया इसरो के, तो जिसके बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए। तो ये था द हिंदू न्यूज़पेपर आज का। मैं उम्मीद करता हूँ जो भी चीज मैंने आपको पढ़ाई है पूरी अच्छे से क्रिस्टल क्लियर आपको हो गई है। और लाइक का बटन जरूर हिट करिएगा अगर आप चाहते हैं कि रेगुलर बेसिस पर मैं करंट अफेयर्स आपके लिए प्रॉपर तरीके से लेकर आऊं ऑन टाइम। तो आप थोड़ा सा मोटिवेशन दीजिए, लाइक का बटन हिट करिए, शेयर जरूर करिए। जय हिंद।